नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम लेकर आ रहे हैं ठीक है लुसेंट सामान्य ज्ञान। क्या लुसेंट सामान्य ज्ञान? लुसेंट सामान्य ज्ञान का पहला चैप्टर हम देखेंगे इतिहास। क्या है? पहला इतिहास देखेंगे। ठीक है, इतिहास में आइए हमको क्या है पढ़ना, पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इतिहास के दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया? तो इतिहास के दो भागों में, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। ठीक है, इतिहास को दो भाग में बांटा गया, पहला भारत के इतिहास और दूसरा विश्व के इतिहास। देखिए, तब भारत के इतिहास जो है, भारत के इतिहास को तीन भाग में बांटा गया: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तीन भाग में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, भारतवर्ष कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा हुआ, हिंदुस्तान कैसे हो, पहले इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। ठीक है, तब महाकाव्य और पुराणों में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना, यानी कि भारत के देश, भारत का देश, जिसे भारत का देश कहा गया है। यहाँ के भारत के निवासियों को भारतीय या भारत की संतान कहा जाता है। क्या कहता है? भारतीय और भारत की संतान। यूनानियों ने सिंध नदी के नाम से, क्या यूनानियों ने सिंध की नदी के नाम से उन्होंने इंडिया बोला। क्या बोला? इंडिया। तो इंडिया नाम किसने दे दिया? यूनानियों ने इससे इंडिया कहा। ठीक है, उसका मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंदुस्तान नाम दे दिया। कौन? मुस्लिम इतिहासकारों ने, जो अरब से इसे हिंद कहते थे, हिंद से हिंदुस्तान कहने लगे। क्या कहने लगे? हिंद से हिंदुस्तान कहने लगे। तो यह शब्द जो है फारसी शब्द है, हिंदू, क्या हिंदू फारसी शब्द है जो हिंदुस्तान कहने लगे। ठीक है, यूनानी यानी ग्रीक के लोगों ने इंडी के नाम से इंडिया कहने लगे। तो ऐसे हमारा भारत का नाम भारतवर्ष, इंडिया और हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इतिहास को धार्मिक और ऐतिहासिक धर्म, अब प्राचीन इतिहास को धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के अनुसार पढ़ना था। स्रोत क्या है? तब देखिए, इसके चार स्रोत हैं, जानकारी प्राप्त हुई। पहला हमारा है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ से हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त है। ऐतिहासिक ग्रंथ से दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा है विदेशियों का विवरण। जो विदेश से आए हुए लोग थे वो कुछ लिखे हैं, अपने किताबों में लिखा गया, वो भारत के बारे में जिक्र किया, तो उनके द्वारा कुछ भारत के बारे में पता चलता है विदेशियों से। उसके द्वारा पूरा तात्विक साक्ष्य, यानी कि कुछ साक्ष्य मिले हैं, उससे हमारे भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा विदेशियों का विवरण और तो चौथा पूरा तात्विक संबंधित। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य कितने हैं? तो चार स्रोत हैं। कितने हैं? तो चार स्रोत है। पहला धार्मिक ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पूरा तत्व संबंधित साक्ष्य। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, पहले हम क्या देखेंगे? धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या है? तो धार्मिक ग्रंथ को 10 भागों में बांटा गया है। कितने? तो 10। पहला हो जाएगा वेद, दूसरा हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा पुराण, चौथा वेदांग, पांचवा उपनिषद, छठा स्मृति ग्रंथ, सातवां धर्म सूत्र, आठवां हो जाएगा अरण्यक और नौवां जैन साहित्य और 10वां बौद्ध साहित्य। ये हमारे 10 क्या हो गए? धार्मिक ग्रंथ हो गए। और ऐतिहासिक ग्रंथ कितने हैं? तो 6 हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। पहला हो जाएगा अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। दूसरा होगा राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा। तीसरा हो जाएगा चचनामा अली अहमद के द्वारा। चौथा होगा अष्टधाई पाणिनि के द्वारा। गार्गी संहिता कात्यायन के द्वारा। और लास्ट छठा हो जाएगा महाभाष्य
पतंजलि के द्वारा। ठीक है, तो पहले हम किसको देखेंगे, वेद देखेंगे। पहला क्या है, तो वेद। तो पहले ये वेद के बारे में हम जानकारी करते हैं कि वेद क्या है। ठीक है, तो वेद के बारे में जानकारी करते हैं। तो देखिए, तो वेद भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद। भारत का पूछे कि सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद। जिसके संकलनकर्ता महर्षि, ठीक है, जिसके रचयिता कौन है, तो महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास। ठीक है, इसके रचनाकार कौन थे, तो महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास। और सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। क्या है, वेद है। वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। किसका, वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपूर्ण से मानती है। ठीक है, अब आइए की बात करते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद को 4 भागों में बांटा गया। वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 है। कौन कौन सा वेद, तो पहला आपका हो जाएगा ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक है, चौथा अथर्ववेद। तो वेद कितने हैं, तो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है, 4। इन चारों वेदों को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। क्या बोलते हैं, संहिता बोला जाता है। इन चारों वेदों को क्या बोला जाता है, संहिता बोला जाता है। ठीक है, तो वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। वेद क्या है, तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद के रचयिता कौन है, तो महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ऋग्वेद के बारे में हम जानकारी करते हैं कि ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के, ठीक है, ऋग्वेद जो है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के, यानी कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद को विभाजन किया गया है तो 3 भाग में, एक मंडल, एक सूक्त और ऋचाएँ। ठीक है, मंडल, सूक्त, ऋचाएँ। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, कितने मंडल है, तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। कितने, 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, अब देखिए 10,462 ऋचाओं में 250 ऋचाएँ किसके लिए है, तो इंद्रदेव के लिए। इंद्र भगवान जो है उनके लिए 250 ऋचाएँ हैं। अग्निदेव के लिए कितने हैं, तो 200 ऋचाएँ हैं। और इस ऋचाओं को जो भी ऋषि पढ़ते हैं उसको होत्र बोला जाता है। क्या बोलता है, होत्र बोला जाता है। तो ऋचाओं के पढ़ने वालों को ऋषि को होत्र बोला जाता है। टोटल ऋचाएँ कितनी हैं, तो 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, इंद्रदेव के लिए कितनी ऋचाएँ हैं, तो 250 ऋचाएँ हैं। और अग्निदेव के लिए कितने हैं, तो 200 ऋचाएँ हैं। ठीक है, अब एक ऋग्वेद से हमको जानकारी क्या मिलती है, तो ऋग्वेद आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारियां मिलती है। किसका, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली। ठीक है, इतिहास से ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारियां मिलती है। इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी किससे मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, विश्वामित्र के द्वारा कौन सा मंडल रचा गया था, तो तीसरे मंडल रचा गया था। तीसरे मंडल में सूर्य देवता और गायत्री मंत्र का जानकारी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब ये 8वें मंडल जो इम्पोर्टेंट है वही बताया जाएगा। तो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है। किसका, हस्तलिखित। इन हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है, 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है। इस ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो खील कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, ये हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है। आइए अब 9वें मंडल, तो 9वें मंडल में शिव देवता का वर्णन है। किसका, सोम देवता का 9वें मंडल में ऋग्वेद के। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। 10वें मंडल में चतुष्षण्य समाज। किसका, 10वें मंडल में चतुष्षण्य समाज, ठीक है, की वर्णन मिलता है। ठीक
ठीक है, जिसे 4 वर्णों का था, इसको 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, 4 वर्ण कौन कौन से थे? तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसे धर्मसूत्र जहां इनकी कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, किसके अनुसार? तो कर्तव्य के अनुसार इनको वर्णन किया गया है। ठीक है, आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, ब्राह्मण जो थे मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ये नोट में दिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में कौन? ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य यानी कि अधन्य किससे? तो गाय को बोला जाता था। अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो गाय से है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो गाय से है, गाय से है। चलिए, ऋग्वेद। अब आते हैं हम दूसरे नंबर, कौन सा है? तो सामवेद। कौन सा? सामवेद। तो साम गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन। ठीक है, तो गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन किससे? तो सामवेद से है। साम यानी कि साम का मतलब ही होता है, साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गान होता है। क्या होता है? गान होता है। ठीक है, भारतीय संगीत जब गान हो गया तो सबसे पहले संगीत की उत्पत्ति यहीं से हुई। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद का भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो पढ़ता है उसको उद्धृत बोलते हैं। क्या है? जो पढ़ता है इसको क्या बोलते हैं? उद्धृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्धृत। ठीक है, इसके पाठ्यकारिता को उद्धृत कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं। कितने? 1810 सूक्त है, जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये 1810 सूक्त जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो सामवेद। ठीक है, यजुर्वेद। यजुर्वेद वैदिक कर्म कांडों का संकलन। ठीक है, वैदिक कर्म कांडों के नियमों का संकलन कहाँ से? तो यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। यहाँ से मंत्र, बलि, ठीक है, जो मंत्र होते हैं, जो बलि देने की प्रथा थी, अब आज भी है, वो कहाँ से मिलते हैं? तो यजुर्वेद से। ठीक है, समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, पाठ्यकर्ता को अधर्व, जो इसे पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? अधर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्व कहते हैं। अब विशेषता यह है कि यजुर्वेद को गद पद दोनों है। यह क्या है? गद और पद दोनों में है। ठीक है, तो यजुर्वेद से क्या? तो इसमें बलिदान, ठीक है, बलिदान जो था वो बलिदान प्राप्ति हुई, इसे कर्मकांड कहते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा पद वेद है कि जो गद और पद दोनों है। क्या है? गद और पद दोनों है। जो इसको पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? अधर्व बोलते हैं। अधर्व बोलते हैं। ये गद पद दोनों है। इसमें कर्मकांडों का नियम का संचालन मिलता है, बलिदान देना, ठीक है, सस्वर पाठन के लिए मंत्र, ठीक है, इस सब का अनुपालन करना, ये सब इसमें यजुर्वेद में है। अब आइए हम लोग का लास्ट वेद है, चौथा वेद, अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद आखिरी वेद है। क्या है? आखिरी रचित वेद है। अथर्ववेद क्या है? आखिरी रचित वेद है। ठीक है, इसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। कितने? 731 इसमें मंत्र हैं और लगभग 6000 क्या है? पद हैं। 6000 पद हैं। ठीक है, इसके रचयिता थे अथर्व ऋषि।
ठीक है। अथर्ववेद के रचयिता कौन है? तो अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि अथर्ववेद के रचयिता हैं। अथर्ववेद से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं? तो रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि। यानी कि जादू टोना का जिक्र कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। सामान्य पुरुषों के विचार में विश्वास और अंधविश्वास, सभा और समिति। सभा और समिति जहाँ राजाओं को बुलाया जाता था। ये प्रजापति के 2 पुत्र थे। कन्याओं के जन्म की निंदा की जाती थी। ठीक है, तो कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की जाती है? तो अथर्ववेद में की जाती थी। सभा और समिति, प्रजापति के 2 पुत्र थे, किससे संबंधित थे? तो अथर्ववेद से संबंधित थे। जादू टोना, विवाह, मंत्र, जंत्र मंत्र, रोग निवारण, ये किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अथर्ववेद का। वेद खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे वेदांग। क्या? वेदांग। वेदांग या सूत्र साहित्य। क्या? वेदांग और सूत्र, तो वेदों को समझने के लिए, ठीक है, वेदों को समझने के लिए वेदांग को रचित किया गया है। ठीक है, वेदों को समझने के लिए, ठीक है, वेदों को समझने के लिए वेदांग का रचना की गई या रचित किया गया। ठीक है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की टोटल संख्या कितनी है? 6 संख्या है। कितनी है? 6 संख्या है। ठीक है, पहला क्या है? शिक्षा उच्चारण। शिक्षा उच्चारण। कल्प, रस्म और समारोह। तीसरा व्याकरण। चौथा निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति। पांचवा छंद और छठा ज्योतिषी। ठीक है, ये हमारे 6 वेदांग हैं। कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यह 6 क्या है? वेदांग है। वैदिक साहित्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ठीक है, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। सबसे प्राचीन कौन सा सूत्र है? तो गौतम धर्म सूत्र। गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन धर्म सूत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा वेदांग खत्म हो गया। अब वेदांग के बाद हम लोग चलेंगे कहाँ? पुराण। किस पे? पुराण। तो पुराणों, ना पुराण को बात करते तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण। ठीक है, क्रमबद्ध विवरण क्या है? पुराणों में मिलता है। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ से हमको मिलता है? तो पुराणों से मिलता है। ठीक है, अब पुराणों के रचयिता कौन थे? तो पुराणों के रचयिता थे लोमहर्ष व उनके पुत्र उर्गसर्वा। ठीक है, लोमहर और लोमहर के पुत्र उर्गसर्वा, ये दोनों लोग मिलके क्या कहते हैं? पुराण की रचना की थी। अधिकांश पुराण संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा यानी कि संस्कृत में श्लोक रचित थे। यानी कि पुराणों की भाषा क्या थी? तो पुराणों की भाषा संस्कृत थे। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचित हैं पुराणों की। ठीक है, अब पूछिए कि पुराणों की टोटल संख्या कितनी? तो टोटल पुराण तो ऐसे 18 है। कितने हैं? टोटल पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें केवल 5-6 जो पुराण है जो इम्पोर्टेंट उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पुराणों के पढ़ने वाले को हम क्या कहते थे? तो पुजारी कहते थे। जो पुराण को पढ़ते हैं उनको क्या कहते थे? तो पुराणों को पढ़ने को वाले को पुजारी करते थे। पुराणों की पढ़ने की अनुमति स्त्री और शूद्र को नहीं थी, हालांकि ये दोनों सुन सकते थे। तो पुराण कौन नहीं पढ़ सकते थे? तो स्त्री और शूद्र पुराण को नहीं पढ़ सकते थे, हालांकि ये क्या कर सकते थे? बैठ के सुन सकते थे। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। कुछ प्रमुख पुराण है जिसको हम देख लेते हैं। तो पहला कौन सा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण कहा जाता है। ये सातवाहन वंश का, ठीक है, ये किस
राजा वंशाली के शासनकाल क्या है, तो ये सातवाहन वंश। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है सातवाहन वंश के समय की। विष्णु पुराण जो है ये किसके, तो मौर्य वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश। वायु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। ब्राह्मण पुराण पुरु वंश या महापुराण। भागवत पुराण श्री कृष्ण भक्ति, भागवत पुराण श्री कृष्ण भक्ति। भागवत पुराण श्री कृष्ण भक्ति। पुराणों का जो पाठ होता है, मंदिर जो है ये पुजारी जो है मंदिरों में भी किया करते थे, ठीक है। पुराणों का जो पाठ होता है इसका, ठीक है, इसका पाठ जो है मंदिर में पुजारी किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। किसका, अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिनमें राजतंत्रों के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी मिलता है, ठीक है, विवरण भी दिया गया है, ठीक है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कौन काफी महत्व था, तो अग्नि पुराण महत्वपूर्ण था। चलिए अब पुराण हम लोग खत्म हो गया, अब चलते हैं ब्राह्मणे पर। ब्राह्मणे तो योगों और कर्म कांडों के विधान, योगों और कर्म कांडों का विधान, ठीक। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मण आरण्य तथा उपनिषदों का स्थान है। उसके उत्तर वैदिक कालिक समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारियां प्राप्त होती है, ठीक है। तो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद में ऐतरेय तथा कोशितकी, ऐतरेय ब्राह्मण या कोशितकी, ठीक है। यजुर्वेद को दो भागों में बांट दिया, यजुर्वेद को दो भागों में बांट दिया गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण के लिए तैतृणीय ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के लिए तैतृणीय ब्राह्मण। सामवेद के लिए पंचविश या जेमिनीय ब्राह्मण, पंचविश या जेमिनीय ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण। और अथर्ववेद के लिए गौपथ ब्राह्मण, ठीक है, अथर्ववेद के लिए गौपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण स्त्री को, ठीक है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। किसमें, तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण में बताया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण ने बताया गया। शतपथ ब्राह्मण कहाँ थे, यजुर्वेद का, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अन्य वैदिक साहित्य। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसमें थी, तो मैत्रेयनी में। स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति को किसमें दर्शाया गया है, तो मैत्रेयनी में। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष है, ठीक है, तीसरा मुख्य दोष है जुआ और शराब। तो पुरुष को दोष कहा गया था जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष। यहाँ पे पुरुष के दो दोष बताए गए हैं, एक जुआ और शराबी, ठीक है। पुरुष के दो दोष बताए गए हैं, जुआ और शराब। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसमें दिखाई गई है, तो मैत्रेयनी में दिखाई गई। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, ठीक है। मनुस्मृति शुंग काल का ग्रंथ है। मनुस्मृति शुंग काल का ग्रंथ है। किस काल का, तो शुंग काल का ग्रंथ है, ठीक है। मनुस्मृति किस काल का है, शुंग काल का ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग की जानकारी प्राप्त। नारद स्मृति से किसकी प्राप्त होती है, बौद्ध साहित्य, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य जातक क्या है, जातक बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णित है। जातक में क्या है, बौद्ध धर्म के पूर्व
बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन है, किसमें? तो जातक में। बौद्ध में त्रिपिटक थे, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक कौन सा है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। क्या है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिनव पिटक। ठीक है, इसकी भाषा क्या थी? तब ये तीनों पिटक जो थे ये पाली भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? तब पाली भाषा में था। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन थे? तो कथा वस्तु। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र और अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। किसमें? तो कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और अनेक कथनाओं को का साथ वर्णित किया गया है। ठीक है, भाई तो बौद्ध के बाद हम आएंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। प्रमुख साहित्य थे भागवती सूत्र, स्वामी महावीर की जीवन, यानी कि भागवती सूत्र में महावीर की जीवनी के बारे में वर्णित किया गया है। कल्प सूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन है। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन है। किसमें? तो कल्प सूत्र में। किसमें? कल्प सूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास, ठीक है, कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। किससे होता है? तो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है, भागवती सूत्र महावीर, ठीक है, महावीर की जीवनी की कृति के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसमें 12 भाग थे। कितने? 12 अंग थे। कितने? तो 12 अंग थे। ठीक है, अब ऐतिहासिक ग्रंथ। अब हम लोग को क्या दिखना है? ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थशास्त्र। पहला क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य। कौन थे? चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। वह उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, अर्थशास्त्र को लिखा था। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें 15 अधिकरण, यानी कि 15 अधिकरण और 180 प्रकरण थे, यानी कि 15 पार्ट्स में बटा गया था। इसमें कितने थे? तो 180 चैप्टर्स थे। ठीक है, यह मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में मौर्यकाल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, स्थिति के बारे में जानकारियाँ मिलती है। इसकी भाषा क्या थी? तो अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत थी। कौन सा भाषा था? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? तो चाणक्य थे। चाणक्य के 3 नाम थे, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता था। अब आई दूसरा, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी मतलब राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। इसके लेखक थे कलहड़। कौन थे? कलहड़। ठीक है, कलहड़। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है। कितने हैं? 8 सर्ग, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी जाई है। किसको? तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। तो तरंगिणी में कहाँ का? तो कश्मीर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। इसकी अभी किस भाषा में थी? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। किसमें? तो राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कलहड़ थे। ठीक है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास था। ठीक है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम ये प्रयास था, यानी कि सबसे पहली बार यही लिखा गया था। उसके बाद आता है चचनामा। तो चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद। ठीक है, यह अरबों के सिंध विजय के वृत्तांत। ठीक है, अरबों के सिंध विजय, ठीक,
अरबों के सिंध विजय के बारे में इसमें जानकारियाँ मिलती है। और इस चचनामा की भाषा क्या है, तो फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, लेखक कौन है, तो अली अहमद। इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो अरबों के सिंध विजय की जानकारियाँ प्राप्त होती है। यह फारसी भाषा में लिखा गया है। चौथा है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी के लेखक कौन थे, तो पाणिनि। अष्टध्यायी के लेखक कौन थे, तो पाणिनि। ठीक है, विशेषता इसमें संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। यह संस्कृत व्याकरण का क्या है, प्रथम ग्रंथ है। तो पूछा जाएगा कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो अष्टध्यायी। अष्टध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। ठीक है, इसमें मौर्य पूर्व और मौर्य युग में राजनीतिक व्यवस्था की जानकारियाँ मिलती है। अष्टध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। अष्टध्यायी में सबसे पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किसमें किया गया था, तो अष्टध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसमें मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के लेखक से कात्यायन। गार्गी संहिता के लेखक कौन थे, तो कात्यायन। गार्गी संहिता के लेखक कौन थे, तो कात्यायन थे। ठीक है, इसी क्या था, तो ज्योतिषी। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है। कैसी ग्रंथ है, तो एक ज्योतिषी ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यवन आक्रमण का क्या मिलता है, जानकारियाँ मिलती है। किससे, तो गार्गी संहिता से मिलती है। इसके लेखक थे तो कल्यायन। इसके लेखक कौन थे, कल्यायन। ये ज्योतिषी ग्रंथ है। कैसी है, तो ज्योतिषी ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारियाँ मिलती है। छठे नंबर पे महाभाष्य। महाभाष्य, ठीक है, तो महाभाष्य जो है इसके लेखक है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि। यानी कि इसके लेखक कौन है, पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि। ठीक है, इसमें शुंग वंश की जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, ऐसे ही चलेगा, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है तो शुंग वंश की जानकारियाँ मिलेगी। ठीक है, तो यहीं से लेखक से ही पता चलता है कि इसमें किसके बारे में जानकारियाँ होगी। तो किसके बारे में, तो शुंग वंश की जानकारियाँ है। महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि। इसमें शुंग वंश की जानकारियाँ दी गई है। अब हम देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है, तो विदेशी यात्री, ठीक है, तो पहले विदेशी यात्री जो यूनानी थे। कौन थे, यूनानी, जो रोमन लेखक हैं। क्या है, यूनानी रोमन लेखक। दूसरे थे चीनी लेखक। दूसरे नंबर पे आते हैं चीनी लेखक, और तीसरे पे अरबी लेखक, और चौथे पे अन्य लेखक। ठीक है, क्या है, चौथे पर अन्य लेखक हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे यूनानी और रोमन लेखक कौन कौन थे। ठीक है, तो यूनानी या रोमन लेखक, ठीक है, यूनान से प्रमुख लेखक आए थे। पहला थे टेसियस। प्रमुख लेखक मतलब पहला टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डाइमेकस। ठीक है, ये चार जो थे ये यूनानी थे। कहाँ के थे, यूनानी रोमन लेखक थे। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, चार ऑप्शन में पूछेगा कि इनमें से कौन यूनानी लेखक नहीं है। इसमें से 3 दे देगा, एक ऑप्शन जो रहेगा इसमें से कोई दूसरा दे देगा। तो टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डाइमेकस ये यूनानी लेखक है। यूनानी लेखक कौन कौन है, तो टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डाइमेकस। आइए हम टेसियस के बारे में बात करते हैं। तो टेसियस यह एक ईरान का राजवैद्य था। क्या था, राजवैद्य। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय माना जाता है। क्या माना जाता है, अविश्वसनीय माना जाता है। ठीक है, अविश्वसनीय माना जाता है। किसका था, टेसियस का। अब आइए हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसको हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। किसको, तो हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी कि भारत और ईरान के संबंध का वर्णन किया है।
ठीक है। तो हेरोडोटस जो है ये अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में के भारत और ईरान के संबंध का वर्णन किया, परंतु इनका विवरण भी अनुश्रित एवं अफवाह पर आधारित था। इनका विवरण भी क्या था, अफवाह पर आधारित था। तो इनसे ये क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसे कहता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है तो हिस्टोरिका है। कौन सा है, हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और ईरान के, ठीक है, संबंध का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। मेगास्थनीज, तो तीसरे यूनानी लेखक कौन थे, तो मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, तो ये राजदूत होगा तो किसी के तो दरबार में आया होगा। ठीक है, तो जिस राजा के दरबार में आया था वह चंद्रगुप्त मौर्य, यानी उस टाइम मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जिस पुस्तक का नाम है इंडिका। तो मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो इंडिका। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया तो ये इंडिका पुस्तक में किसका जिक्र किया होगा, तो मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी। ठीक है, तो मौर्यकालीन व्यवस्था की वर्णन की है कि मौर्य काल में क्या क्या व्यवस्था थी। ठीक है, तो मेगास्थनीज की हो गए। अब चलते हैं मेगास्थनीज के बाद आते हैं चौथे, डाइमेकस। कौन थे, डाइमेकस। तो डाइमेकस एक सीरियन नरेश अंतियोक्स का राजदूत था। ठीक, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ये किसके दरबार में आया था, तो डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। तो जब बिंदुसार यानी कि मौर्य वंश काल में आया है, तो बिंदुसार मौर्य वंश का ही राजा था। डाइमेकस किसके बारे में बताएगा, तो मौर्य वंश के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, मौर्य युग से। अब डायोनीसियस, तो डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टोलमी फिलडेलस का राजदूत था। डायोनीसियस मिस्र नरेश टोलमी फिलडेलस का राजदूत था। ठीक है, यह अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, तो अशोक के दरबार में आया था। टोलमी 6 नंबर पे आता है टोलमी। 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नाम पुस्तक लिखी। ठीक है, टोलमी जो है 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। इसका इतना ही जिक्र है। प्लिन एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था नेचुरल हिस्ट्री। कौन सा पुस्तक, नेचुरल हिस्ट्री। तो प्लिन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, ठीक है, भारत के वनस्पति, जीव जंतु, ठीक है, और पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। तो किसने, प्लिन के द्वारा लिखी गई नेचुरल हिस्ट्री में किसका वर्णन है, तो भारतीय वनस्पति, पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी। ठीक है, यह अज्ञात है, लेखक इसका अज्ञात है। ठीक है, पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये पुस्तक है जिसके बारे, ये कौन लिखा है, लेखक की जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। लेकिन इतना पता है कि यह लेखक जो था 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर था। इसने उस समय भारत की बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, तो इसने बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। कब आया था, तो 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। कौन, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। ठीक है, ये जो लिखे हैं पुस्तक, उस राइटर का नाम पता नहीं, अज्ञात है। ठीक है,
देखिए नोट में कुछ दिए गए। सिकंदर के साथ आने वाले लेखों को नियाकस, अनेसिक्राटस तथा अस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं चीनी लेखक। कौन? चीनी लेखक। तो चीनी के मुख्य 3 लेखक थे। कौन कौन? फाहियान, तो चीन के 3 लेखक थे फाहियान, सन युगन और हेन सोंग। हेन सोंग। तो पहले हम फाहियान के बारे में देखते हैं। तो फाहियान गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। कहाँ का? तो मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्धि बताया। क्या बताया? सुखी और समृद्धि बताया। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक भारत में रहा? यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। इसकी जानकारी गुप्त काल, विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति, मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्धि बताया है। यह भारत में 14 वर्षों तक रहा। ठीक है, पुस्तक फगोजी बौद्ध राज्यों का अभिलेख। ठीक है, बौद्ध राज्यों का अभिलेख। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? फगोजी। तो फाहियान के बाद संग युगन। ठीक है, संग युगन। तो यह 518 ईस्वी में भारत आया था। सन युगन कब आया था? तो 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में, कितने वर्ष? तो ये अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की। ठीक है, बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में ही लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद आया हेन सोंग। तो हेन सोंग ने 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक, कब? 629 ईस्वी से यानी कि भारत आया। चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारत की राज्य कपीसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? कपीसा। ये किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, किसके? तो हर्षवर्धन। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसके नाम है सी यू की। तो हेनसोंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। ये किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये कब आया था? तो 629 में। ठीक है, भारत में यह 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ठीक है, ये 15 वर्ष तक भारत में रहा और 645 में क्या हुआ? चीन लौट गया। ठीक है, सी यू की में हर्षकालीन व्यवस्था के बारे में और 138 देशों का विवरण मिलता है। यानी कि 180 देशों का विवरण मिलता है। किसमें? तो सी यू की नाम के पुस्तक में। ठीक है, विशेष बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापक का कार्य किया। यानी कि ये चीन से आया तो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की और पढ़ाई करने के बाद भी यहाँ पे पढ़ाया भी, यानी कि स्टूडेंट भी रहा और शिक्षक भी रहा। ठीक है, उस समय ठीक है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति तो आचार्य शिलभद्र थे। ठीक है, तो जब वो आया था तो उस समय कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे। तो हेनसोंग के समय। ठीक है, चौथा है था इत सिंह। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया एक चीन यात्री अनुवादक। ठीक है, 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। ठीक है, इन्होंने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, अपने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत के बारे में वर्णन किया है। कौन? इत सिंह। ठीक है, अपने समकालीन नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय
और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ठीक है, तो भारत में 4 चीनी यात्री आए, पहले फाहियान, संगयून, हेनसोंग, इति सिंह। ठीक है, ये 4 यात्री भारत आए थे। कहाँ से? तो चीन से आए थे। चलिए अब देखेंगे अरबी लेखक। अरबी प्रमुख लेखक कौन कौन है? तो अल-बरूनी और इब्न बतूता। तो अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक है। ठीक है, अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक है। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, तो उस पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भी कहते हैं, या उस किताब को भारत को खोज भी कहते हैं। भारत की खोज या तहकीक हिंद या किताब उल हिंद कह सकते हैं। ठीक है, ये जो भाषा थी, ये जो किताब लिखा, इस पुस्तक का भाषा था अरबी भाषा में। इसमें 80 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय हैं। तो अल-बरूनी किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। उसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो किताब उल हिंद। वह कौन सी भाषा में पुस्तक थी? तो अरबी भाषा में पुस्तक थी। और कितने अध्याय थे? तो 80 अध्याय थे। अब इस जानकारी धर्म, दर्शन, त्योहार और खगोल विज्ञान। ठीक है, तो आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, ठीक है, समाजतंत्र, राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जिक्र है। ठीक है, जिक्र किया है कौन? अल-बरूनी ने। अब आइए इब्न बतूता। तो इब्न बतूता अरबी लेखक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन, ठीक है, मोरक्को यात्री। ठीक है, ये कहाँ से? तो इब्न बतूता कहाँ से आता था? मोरक्को से आया था। कहाँ से? तो इब्न बतूता कहाँ से आता था? मोरक्को से आया था। ठीक है, इसका पुस्तक का नाम है रिहाल। ठीक है, तो इब्न बतूता किस पुस्तक की रचना की? तो रिहाल पुस्तक का नाम है। यह कौन सी भाषा में थी? तो अरबी भाषा में थी। किस भाषा में? तो अरबी भाषा में। इसमें क्या जानकारी? तो 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो 14वीं सदी की भारतीय परिस्थिति का वर्णन है किसमें? तो रिहाल में। ये किसके द्वारा लिखी गई? तो इब्न बतूता का। और दिल्ली सल्तनत की जानकारी भी मिलती है। दिल्ली सल्तनत और 14वीं सदी की भारतीय परिस्थिति के बारे में जानकारी मिलती है किसमें? तो रिहाल में। रिहाल के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता। विशेष 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश बनाया। कब? तो 1333 ईस्वी में। दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर, ठीक है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है, तो अरबी लेखक देख ली। और कुछ अन्य लेखक हैं। क्या है? कुछ अन्य लेखक हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो अन्य लेखक का पहला लेखक है तारानाथ। कौन है? तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक है। कहाँ से आए थे? तो यह तिब्बती लेखक है। इन्होंने कंगयूर और तंगयूर नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, कंगयूर और तंगयूर नामक पुस्तक की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें क्या मिलता है? तो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कंगयूर तंगयूर किसके लेखक कौन है? तो तारानाथ है। तारानाथ कहाँ के लेखक है? तो तिब्बत के लेखक है। कहाँ है के? तिब्बती लेखक है। उसका मार्को पोलो। कौन? मार्को पोलो। तो मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा की। किसका? पांड्य राज्य की यात्रा की। इसका विवरण पांड्य इतिहास का अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, पांड्य इतिहास। ठीक है, यह कहाँ के थे? तो इटली के यात्री थे।
मार्को पोलो कहाँ से आए थे? तो इटली से आए थे। ठीक है, इसमें पांडे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये पूर्व तत्व संबंधित स्रोत, पूरा तत्व संबंधित स्रोत। तो अभिलेख, अब रही कि अभिलेख क्या था? अभिलेख वो जो कि पत्थरों पे लिखी जाती है, चट्टानों पे लिखी जाती है, उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अभिलेख, तो अभिलेख इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं। स्तंभ लेख, जो स्तंभों पे लिखे जाते हैं उसको स्तंभ लेख कहते हैं। और सिक्कों और अन्य, यानी कि कुछ सिक्कों पर चित्र और मोहर और कुछ लिखावट या राजा का फोटो, ठीक है, जिसके कालीन था वो अपना फोटो छपा दिया, अपना कुछ लिखवा दिया, कुछ मोहर लगा दिए, तो उससे कुछ साक्ष्य पता चलता है इतिहास के बारे में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख। ठीक है, तो पहला कौन से? हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख है। ठीक है, इसका तिथि रहित, इसको पता नहीं कि कब ये लिखा गया था। इसको कलिंग राजा खारवेल सर्वप्रथम भारत का जिक्र किया। ठीक है, किसका? तो सर्वप्रथम भारत का जिक्र किसमें? तो कलिंग राजा खारवेल द्वारा हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया गया है। ठीक है, जुन्नागढ़ अभिलेख रुद्र दामन के द्वारा। ठीक है, जुन्नागढ़ अभिलेख रुद्र दामन, जुन्नागढ़ अभिलेख रुद्र दामन। नासिक अभिलेख तो गोमती बलश्री, गोमती बलश्री, नासिक अभिलेख गोमती बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। रेशम बुनकरों की श्रेणी, ठीक है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहा जाता है, इपिग्राफी कहा जाता है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है, नरेश भोज। भित्री एवं जुन्नागढ़ अभिलेख, भित्री और जुन्नागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त भारत पर होने वाले हुण आक्रमण। ठीक है, भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, देवपाड़ा अभिलेख किसने बनाया था, लिखवाया था? तो बंगाल शासक विजय सेन। वेशनगर, वेशनगर गरुण स्तंभ, वेया विदिशा गरुण स्तंभ। होलियोडोरस, होलियोडोरस भारत, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यहाँ से मिलता है। एरण अभिलेख, एरण भानुगुप्त, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यहीं से, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे मिलता है? तो एरण अभिलेख से। किससे? तो एरण अभिलेख किसके शासनकाल में? तो भानुगुप्त के। एशिया माइनरो बोगाजोइक अभिलेख वैदिक देवता, वैदिक देवता, वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र अनासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ना सत्य का उल्लेख मिलता है किसमें? तक ये 1400 ईसा पूर्व के है। ठीक है, एशियाई माइनर बोगाजोई अभिलेख ये 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख है। इसमें वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र नातस्य का उल्लेख मिलता है। सिक्के और अन्य, ठीक, प्राचीन सिक्के, ठीक, तो आहत सिक्के, क्या? आहत सिक्के। तो तो सिक्के के और अन्य प्राचीन सिक्के, इसे आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा था? आहत सिक्का।
ठीक है। धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा लगाकर आहत सिक्के का निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी भी सिक्के जितने भी सिक्के उस पर ठप्पे लगाए हैं तो आहत सिक्के। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख यवन शासक, कहाँ यवन शासक ने शुरू किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। क्या है? समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। अरिकमेडो यानी कि पुडुचेरी के निकट में रोमन के सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो रोमन के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो अरिकमेडो पुडुचेरी के निकट से प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नोट। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा